हेलो लवली फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इसके बाद मैं कौन सा ड्रामा एक्सप्लेन करूं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो, स्टोरी टाइम। युआन क्यू को नहीं बचा सका होता तो उसकी याद में कबर बनाता है और उस कबर के ऊपर उसकी तलवार रख देता है और फिर वो जाकर युआनसुन से मिलता है, पर युआनसुन उसे मिलना नहीं चाहता। तो फिर युआन तो शहर छोड़कर बॉर्डर के लिए निकल जाता है। एक वाइन की बोतल को जमीन के अंदर गाड़ रहे होते हैं और फिर क्यू कहती है 3 साल के बाद जब तुम आजाद हो गए तब हम इस वाइन को पियेंगे। बादशाह के बड़े बेटे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है प्रिंस सिएंग। प्रिंसेस सिएंग बोलते हैं यकीन नहीं आता, इस तरह से सब खत्म हो जाएगा। और डोंग वहीं पर बैठे हुए होते हैं और फिर डोंग बोलता है युआनसुन लकी है, वो बादशाह के लिए काम कर रहा है और इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है और आपने पूरी कोशिश की थी ये सब कुछ रोकने की, फिर भी अब डकी मर गया है। अब आपने कहाँ जाने का सोचा है? युआनसुन के पास जाएंगे? तो डोंग बोलता है नहीं, डकी ने मुझ पर एहसान किए थे तो इसकी वजह से मैं उसके साथ था, अब डकी नहीं है तो मैं अब कहीं और जाऊंगा। गाइस, लाइट चली गई है तो थोड़ी बहुत शोर की आवाज आपको सुनाई देगी। क्या आप मेरे साथ देना चाहेंगे? मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो डोंग इस बात को मान जाता है और फिर कहता है प्रिंस युआन आने वाला है जो बहुत ही बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखता है और मुझे नहीं लगता उसे बॉर्डर की कोई नॉलेज होगी और वो यहाँ पे ज्यादा टाइम तक टिक पाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। युआन जाता है प्रिंस के साथ काम करने के लिए और कहता है मैं आपके साथ मिलकर काम करने आया हूँ। प्रिंस बोलता है तुम एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते हो, तुम यहाँ के माहौल में नहीं रह पाओगे, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। तो फिर युआन कहता है आप भी बादशाह के बेटे हैं, जब आप यहाँ रह सकते हैं तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं रह सकता। क्यों जाती है जीशेन और लीचेन की कब्र पर और वहाँ पर पास ही अपनी कब्र भी देखती है जिसे उसे लगता है युआन ने ये कब्र बनाई होगी। और फिर क्यों वो तलवार ले लेती है। युआनसुन क्यू के हाथ में टोंगन तलवार देखता है और उसके पास जाता है तुम कहाँ गई थी और तुम अंदर क्यों नहीं आ रही? तो क्यों बोलती है किसी ने मुझे अंदर आने से मना किया था। तो फिर क्यों अंदर आती है और खाना देखती है और युआनसुन उसे बताता है तुम्हारी फेवरेट सारी डिशें हैं। तो क्यों खा रही होती है और युआनसुन उसे देखे बिना बातें कर रहा होता है और फिर युआनसुन देखता है कि क्यों सो गई है और फिर युआनसुन हर रोज रात को कुंफू की प्रैक्टिस करता है। सियान युआन को कहता है मैं जानता हूँ तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग कर रहे हो और हम दोनों पर ही जिम्मेदारी है इस मुल्क की हिफाजत करने की और मैं चाहता हूँ तुम वापस चले जाओ क्योंकि लैंड स्टेट के स्पाई बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं और तुम एक बहुत ही अच्छे जासूस हो और तुम आई ऑफ गॉड को अच्छे से संभाल सकते हो और उनके सीक्रेट भी। चाओ आती है युआनसुन के पास और उसका हाथ पकड़ के बोलती है कुछ टाइम बाद मेरे लिए बर्थडे पार्टी रखी जाएगी तो मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ मेरे बर्थडे पार्टी में आने को। तो युआनसुन उसे साफ मना कर देता है मैं नहीं आऊंगा। तो चाओ उसे नाराज होकर जा रही होती है तो युआनसुन उसे रोकता है और कहता है ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। और उस गिफ्ट के अंदर रैबिट की टैल्स होती है जिसे चाओ देखकर बहुत ही खुश होती है और चाओ के जाने के बाद वो अपना अप्पा निकालता है और एजेंट को बोलता है इसे जला देने को। क्यों काफी लॉन्ग टाइम से कुछ कर रही होती है और वो इन दोनों को कुछ नहीं बताती। जोंग्यू युआनसुन को बोलती है तुम्हें क्यों को सब बता देना चाहिए। तो युआनसुन बोलता है नहीं, अगर मैं उसे नहीं बताऊंगा तभी वो खतरे से दूर रहेगी और सेफ भी। तो युआनसुन पूछता है तुम क्या छुपके से काम कर रही हो। तो क्यों उसे एक पेपर देती है और कहती है ये एक ट्रैप है जो मैंने युआन के यहाँ देखा था, हम ये ट्रैप यहाँ पर बनाएंगे जिससे हमारे दुश्मन इस ट्रैप में फंसकर मर जाएंगे। 3 साल खत्म होने में कुछ ही टाइम बाकी रह गया होता है। जोंग्यू बोलती है ईवल आजाद हो गया है, अब वो कुछ तो करेगा। क्यों बोलती है क्यों ना हम इन तीनों की फैमिली को बादशाह से सजा दिलवाएं, हम मरे हुए बादशाह की कब्र को नुकसान पहुँचाते हुए, क्योंकि एक ने मटेरियल दिया था, कब्र का मटेरियल दिया था और दूसरे ने बादशाह की कब्र को यहाँ रखा था और तीसरा इसकी हिफाजत कर रहा है। हमें सही टाइम का वेट करना होगा और हमें ये काम बहुत ही एहतियात से करना पड़ेगा। क्यों और जोंग्यू बादशाह की कब्र तक पहुँच जाते हैं और कब्र के आसपास कीमती जेवरात होते हैं और बहुत कुछ भी। और कब्र एक अंडरग्राउंड वाटर के पास बनी हुई होती है जिससे क्यों कहती है तो हम इस कब्र को पानी के अंदर फेंक देंगे। फिर दोनों कीमती जेवरात और बहुत सारी चीजें जो बहुत सी कीमती होती हैं, कीमती जेवरात और बहुत सारी चीजें चोरी कर लेते हैं और जैसे ही कब्र को डुबाने जाते हैं और जोंग्यू किसी के आने की आवाज सुनती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं और दोनों अलग अलग जगहों से भागती हैं। क्यों को फील होता है कोई
इसका पीछा कर रहा है और वो वहाँ की मोमबत्ती बुझा देती है और फिर उस जगह में अंधेरा हो जाता है, जिससे इन दोनों को नहीं पता चलता ये दोनों कौन हैं। दोनों बहुत ही अच्छे से लड़ाई करते हैं और अंधेरे में दोनों की तलवारें एक्सचेंज हो जाती हैं, जो कैसे भी करके बाहर निकल आती है और ये कोई और नहीं युवान होता है और युवान भी बाहर निकल आता है। युवान अपनी तलवार सेवन को देता है। सेवन कहता है ये तो क्यों की तलवार है। बादशाह से मिलने के लिए उनका बेटा और युवान आता है। बादशाह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और इन दोनों ने लड़ाई भी जीती होती है, तो बादशाह इसलिए भी बहुत खुश होते हैं। बादशाह इन दोनों की तारीफ करते हैं और युवान को कहते हैं तुम अपने फादर की तरह हो स्ट्रॉन्ग। बादशाह युवान को इनाम देता है क्योंकि इसने दुश्मनों के खिलाफ लड़ के जो जीत के आया था, सेकंड कमांडर बना देता है कैलेवरी स्टेट का, जो सियांग के अंदर काम करेगा। और युआनसुन भी वहाँ पर आता है और बादशाह युआनसुन को बोलता है तुम अपने फादर से डिफरेंट हो और तुमने इन 3 सालों में अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर लिया है और मेरी सजा देने का मतलब यही था कि तुम समझ सको। युआनसुन बोलता है दिन रात और मुझे सबक मिला है और अब मैं समझ गया हूँ कि आप ठीक थे। बादशाह बोलता है अब तुम समझ गए हो और ऑलमोस्ट 3 साल खत्म होने को आए हैं। और बादशाह युआनसुन को जेट देता है और कहता है तुम शेंगिंग में आ सकते हो इस जेट को दिखाकर। फिर बादशाह इन सबको बोलता है शहर से बाहर से लोग आने वाले हैं शिकार के इवेंट को ज्वाइन करने के लिए, पर मुझे अपनी सेफ्टी का खतरा नजर आ रहा है। तो शियांग बोलता है आप ये जिम्मेदारी युआन को दे दें। तो बादशाह ये जिम्मेदारी युआन को दे देता है और तीनों बादशाह के दरबार से बाहर निकलते हैं। युआनसुन शियांग का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके फादर की बहुत बार हेल्प की है। तो शियांग कहता है मुझे खुशी है मेरे फादर ने तुम्हें माफ कर दिया है और अब से तुम आजाद हो। और फिर एक गार्ड आकर बताता है रॉयल फैमिली की कब्र में आग लगा दी गई है और आग बुझ नहीं रही और जाओ ने विल को पकड़ लिया है क्योंकि कब्र की रखवाली उसकी जिम्मेदारी थी। और एक रॉयल गार्ड आता है, सियांग को कहता है बादशाह आपको बुला रहे हैं और वो माजत करके बादशाह के पास चला जाता है। युआन युआनसुन से पूछता है तुम और क्यों कैसे हो। युआनसुन कहता है हम ठीक हैं। बादशाह अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और बोलता है मुझे तुम पर पूरा यकीन है क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, और अपने बेटे को कमांडर और चीफ बना देता है क्योंकि उसे अपने सब बेटों से ज्यादा यकीन इस पर होता है। और बादशाह बोलता है मुझे अभी भी युआनसुन पर यकीन नहीं है तो तुम भी उस पर यकीन नहीं करना। युआन और युआनसुन को दोनों को बैठे हुए दिखाया जाता है। युआन बोलता है तुम्हारे दिल में जो भी है तुम मुझे बता सकते हो। युआनसुन बोलता है मेरे दिल में कोई बात नहीं है। युआन बोलता है इन 2 सालों में मैंने तुम्हें बहुत सारे खत लिखे, क्या तुमने उन खत को पढ़ा। युआनसुन बोलता है मैं कोर्टयार्ड में बंद था तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ लूं। युआन कहता है तुम्हारे फादर मर गए हैं पर बादशाह के ऑर्डर के हिसाब से तुम अभी जिंदा हो। युआनसुन युआन की बात चेंज करने के लिए बोलता है कब्र के पास जो आग लगी है तो तुम्हें क्या लगता है वो आग बुझ जाएगी या नहीं। और युआनसुन बोलता है अजीब बात है, मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ, तुम मेरे साथ वैसा सलूक कर सकते हो जैसे इवल और विल करते हैं। और फिर युआनसुन वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है तुम एक लंबी लड़ाई जीत के आए हो और शियांग के साथ हो और शेंगिंग में तुम्हारी अब और भी वैल्यू हो गई है। तुमको अपना टाइम एक कैदी के साथ नहीं गुजारना चाहिए जिससे तुम्हारी वैल्यू कम हो जाए। और फिर युआन उसे जल्दी पूछ ही लेता है तू जिंदा है, और युआनसुन उसे कहता है कि तुम्हें उसे फिर से मारना है। क्यों बताती है युआन के साथ मेरी तलवार एक्सचेंज हो गई है और अगर मैंने उसे पहचान लिया है तो उसने भी मुझे जरूर पहचान लिया होगा। क्या उसने वहाँ पर कुछ कहा। युआनसुन कहता है नहीं उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और तुम्हारे बारे में एक भी अल्फाज नहीं कहा, जैसे इसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता हो। अब तुम्हें और भी केयरफुल रहना होगा। और बादशाह ने मुझे शेंगिंग में घूमने फिरने की आजादी देती है तो क्यों बहुत ही खुश होती है इस बात से। युआनसुन क्यों के गले पर जख्म साफ करता है और कहता है तुम्हारी एज की लड़कियां अपना बहुत ही ख्याल रखती हैं, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी शादी कैसे होगी। तो क्यों बोलती है मुझे शादी नहीं करनी है। तो युआनसुन कहता है तुम्हें अपनी शादी की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। युआन अपनी तलवार को देख रहा होता है। शियांग आते हुए बोलता है कोई खास बात है जो तुम इतने गुमसुम हो। तो युआन बोलता है कुछ भी नहीं, पापा को हम दोनों के पार्टनर होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शियांग बादशाह का फरमान दिखाता है, लिखा होता है विल को सजा दी गई है क्योंकि उसके
उसके ऊपर जिम्मेदारी थी रॉयल फैमिली की कब्र की, जो वो सही तरीके से निभा नहीं सका। शियांग बोलता है जाओ और वी अभी भी खतरे की नोक पर हैं। मैं बादशाह का बेटा हूँ तो मुझे ये सब पता है। मैं चाहता हूँ तुम इस सब की कार्रवाई करो और असली मुजरिम का पता लगाओ। प्रिंस क्यू को देख लेता है और उसके पास जाता है और यानसुन को बोलता है मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। और यानसुन भी कहता है हाँ। और फिर क्यू को बोलता है मैं तुमसे कितनी बार ओरियल कोर्टियार्ड में मिलने आया और तुम हर वक्त बाहर रहती थी, क्या मैं क्यू को अपने साथ ले जा सकता हूँ? तो यानसुन उसे हाँ बोलता है और फिर क्यू और प्रिंस एक साथ चल रहे होते हैं। और फिर प्रिंस कहता है यानसुन कितना पागल है जो वो तुम्हें यहाँ ले आया, उसे पता था युवान भी यहाँ पर है, अगर वो तुम्हें देख लेता तो और फिर तुम्हें हर्ट करता। क्यों बोलती है मैं एक आम मुलाजिम हूँ, युवान को कहाँ याद होगा मेरे बारे में। क्यों पूछती है वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो प्रिंस कहता है 3 महीने बाद मैं अपना अलग घर बना सकता हूँ और एक इवेंट होगा, लड़कियाँ दूर दूर से आएंगी और इस इवेंट को ज्वाइन करेंगी और मैं कोई लड़की पसंद करके इससे शादी कर सकूँ, तो मैं तुमसे एक गिफ्ट चाहता हूँ। तो क्यों पूछती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो प्रिंस अपनी धीमी आवाज में बोलता है कि तुम मुझे अपने आप को ही दे दो। तो क्यों कुछ समझ नहीं पा रही होती। तो प्रिंस उसका चेहरा देखकर बोलता है मेरा मतलब है तुम मेरे घर आकर रह सकती हो। और यानसुन का घर बहुत ही दूर है और वो बहुत ही गरीब है और यानवी में हाफ साल बर्फ गिरती रहती है और वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ आकर रहो। तो क्यों बोलती है मैं एक मुलाजिम की तरह तुम्हारे घर रहूं। प्रिंस ये सुनकर बहुत ही उदास होकर बोलता है मैंने तुम्हें कभी मुलाजिम नहीं समझा। और उसके चेहरे पर साफ जाहिर होता है कि वो बहुत ही उदास है। तो क्यों बोलती है मैंने तो मजाक किया था। तो प्रिंस अपनी नाराजगी दिखाता है। तो फिर क्यों बोलती है अब मुझे चलना चाहिए। तो प्रिंस उसके आगे चलता है और कहता है इस जंगल में बहुत ही खतरे हैं और बहुत ही खूंखार जानवर भी हैं। और फिर क्यों मौका देकर वहाँ से भाग जाती है। क्यों जंगल के रास्तों से जा रही होती है और क्यों एक जख्मी रैबिट को देखती है और इसके पट्टी करती है। पट्टी करने के बाद क्यों पर कोई तीर चलाता है तो क्यों बच जाती है। और ये लड़की चार्मिंग होती है जो बादशाह के इवेंट को ज्वाइन करने के लिए आई होती है और ये चार्मिंग लड़की अपने भाई के साथ होती है। और फिर चार्मिंग बोलती है तुम किसके मुलाजिम हो। तो क्यों बोलती है मैं किसी के भी मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर चार्मिंग बोलती है मैं तुम्हें पैसे दूंगी तो तुम्हें भागना होगा। और फिर चार्मिंग क्यों को पैसे देती है और भागने का कहती है। तो क्यों बहुत तेज भागती है और उसके हर तीर से बचती है और फिर रुक जाती है। तो चार्मिंग कहती है तुम रुकी क्यों। तो क्यों बोलती है तुम्हारे तीर बहुत ही फास्ट हैं। तो चार्मिंग बोलती है हाँ मैं बहुत ही अच्छा तीरबाजी करती हूँ पर मेरे तीर नीचे गिर रहे हैं। तो क्यों उसे आइडिया देती है तो तुम मुझे घोड़ा दो जिससे तुम्हें तीर मारने में आसानी होगी। तो प्रिंसेस चार्मिंग ऐसा ही करती है, उसे घोड़ा देती है। तो क्यों घोड़े पर चढ़ने लगती है और ऐसे दिखाती है जैसे उसे घोड़ा चढ़ने आता नहीं है। और जैसे ही घोड़े पर बैठती है अपना चाकू निकाल कर घोड़े को मारती है जिससे घोड़ा बहुत ही फास्ट चलता है। और चार्मिंग ये देखती है और देखती रह जाती है। यानसुन के पास प्रिंस का मुलाजिम आया होता है क्योंकि लिए प्रिंस ने एक गिफ्ट भिजवाया है। और फिर यानसुन चुपचाप इस गिफ्ट को ओपन करता है और देखता है उसमें कपड़े होते हैं और वो जेलिसी में ड्रेस पर चाय गिरा देता है। और फिर एजेंट को बोलकर और एक अच्छी सी ड्रेस मंगवाता है। और फिर क्यों आती है और उसे गिफ्ट देता है और कहता है मुझे ये गिफ्ट आया था तो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। तो क्यों वो गिफ्ट देखती है और फिर यानसुन कहता है प्रिंस ने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट भिजवाया है। क्यों वो भी गिफ्ट देखती है और साथ में और चाय के दाग भी। क्यों सब समझ जाती है और कहती है और फिर कहती है मुझे आपका गिफ्ट बहुत ही पसंद आया। तो फिर यानसुन को बहुत ही खुशी हो रही होती है। बाहर से शोर की आवाज सुनाई दे रही होती है। चार्मिंग एजेंट पर कोड़े मार ही रही होती है। क्यों उसे पकड़ लेती है। तो फिर चार्मिंग बोलती है तो तुम यहाँ पर हो। और फिर यानसुन से कहती है मैं इस मुलाजिम को सदा देना चाहती हूँ तो तुमने इस मुलाजिम को जितने में भी खरीदा हो तो मैं तुम्हें इसके डबल पैसे दूंगी। तो यानसुन कहता है मैं तुम्हें 10 गुना पैसे दूंगा तो तुम क्यों को उसके हाल पे ही छोड़ दो। तो फिर चार्मिंग बोलती है तुम इसकी वजह से अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो। तो फिर यानसुन बोलता है तो बादशाह भी मुझे अगर इसे मांगेगा तो मैं किसी को भी इसे नहीं दूंगा। चार्मिंग हंसती है और बोलती है डकी ने भी बादशाह से बाइशेंग ले ली थी और अब तुम इस लड़के को अपने पास रखना चाहते हो और तुम्हें हुआ क्या है एक लड़के को बचा रहे हो। चार्मिंग को पता नहीं होता क्यों एक लड़का नहीं एक लड़की है। चार्मिंग अपना चाकू निकालती है क्यों पर मारती है। क्यों उसे बच जाती है पर उसके बाल ओपन हो जाते हैं जिससे चार्मिंग को पता चल जाता है कि क्यों एक लड़की है। तो चार्मिंग बोलती है यानसुन को ये 4 दिन इसको संभाल कर रखना वरना ये लड़की मेरे हाथ से मारी जाएगी। तो क्यों यानसुन को रेडी कर रही होती है। तो यानसुन उसे अपने साथ चलने को बोलता है बादशाह के इवेंट में क्योंकि यानसुन को उसकी फिक्र होगी अगर वो यहाँ रही तो कोई भी उस पर अटैक कर सकता
लगता है और फिर यानसन उसे अपना गिफ्ट पहनने को कहता है। इवल और फीफी को पता चल जाता है कि वो अभी जिंदा है, तो ये दोनों प्लान बनाते हैं हंटिंग में इन दोनों को मार डालने का। यूकी इन दोनों को समझाता है कि वो दोनों ये ना करे, पर ये दोनों समझने वाले कहाँ थे। क्यू और यानसन बादशाह के इवेंट में आते हैं। प्रिंस क्यू के पास आता है, देखकर पूछता है तुमने मेरी ड्रेस क्यों नहीं पहनी। क्यू बोलती है ये ड्रेस मेरे ऊपर सूट कर रही थी। तो प्रिंस कहता है नहीं, ये ड्रेस तुम पर जरा भी सूट नहीं कर रही है। यानसन मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो यानसन कहता है नहीं, ये ड्रेस तो अच्छी लग रही है। तो प्रिंस कहता है जरा भी नहीं, तुम जाओ और अपनी ड्रेस चेंज करके आओ। और फिर प्रिंस को कोई बुला लेता है तो प्रिंस चला जाता है। यानसन क्यू के लिए ड्रिंक लेने के लिए जाता है और फिर युआन क्यू के पास आकर बोलता है तुम कैसी हो, तुमने मुझे पहचाना। तो क्यू बोलती है इस चेंगिंग में कौन आपको नहीं जानता। और फिर युआन कहता है यानसन पर सभी लोगों की नजर है। चार्मिंग बहुत ही अच्छी घोड़े की सवारी करती है और उस पर कलाबाजी भी करती है, जिसे बादशाह देखकर बहुत ही खुश होते हैं। इवल और फीफी यानसन को बोलते हैं हमारे साथ ड्रिंक करो। तो यानसन मना कर देता है और आगे चलने लगता है। तो फिर इवल उसका रास्ता रोकता है और कहता है तुम्हारी वो मुलाजिम अभी भी जिंदा है, पर वो मुलाजिम युआन की है, वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तो यानसन से कोई आंसर नहीं देता और कहता है बादशाह ने तुम्हें माफ नहीं किया है, क्या तुम चाहते हो फिर से तुम्हें सजा मिले। और यानसन इवल को भड़काने के लिए बहुत कुछ बोलता है, जिससे इवल गुस्से में बोल देता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये बात बहुत सारे लोग सुन लेते हैं और यूकी जाकर इसे बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसकी वजह से पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है, तो हो सके इसे माफ कर दो। फिर युवान की तरफ आता है सीन। युवान बोलता है यानसन को जाकर बोलो हर किसी की नजरें तुम दोनों पर है, अगर उसने अपनी लाइन क्रॉस की तो मैं उसका साथ नहीं दे पाऊंगा। तो क्यू बोलती है कोर्ट यार्ड में लॉन्ग टाइम से हम दोनों एक साथ हैं, हर मुश्किल का सामना एक साथ कर रहे हैं, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बादशाह प्रिंसेस चार्मिंग को कहता है तुमने इतनी अच्छी घोड़े सवारी की है और घोड़े सवारी पर जो कलाबाजी दिखाई है इससे मैं बहुत ही खुश हूँ, तो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। तो प्रिंसेस चार्मिंग कहती है मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, पर आपसे परमिशन चाहिए कि मैं यहाँ पर किसी को चैलेंज कर सकूं। तो बादशाह पूछता है तो तुम्हें किसे चैलेंज करना है। तो प्रिंसेस चार्मिंग बोलती है एक मुलाजिम है जो बहुत ही अच्छा कुंफू करती है, तो मैं उससे चैलेंज देना चाहती हूँ। यानसन और क्यू सामने आते हैं। यानसन कहता है मेरी मुलाजिम बहुत ही आम सा लड़ती है, उसे इतना अच्छा कुंफू करना नहीं आता, चार्मिंग को आता है, उनकी बहुत ही अच्छी फाइटिंग स्किल है। तो चार्मिंग का भाई बोलता है तो हम चेक कर लेते हैं तो क्यू की स्किल कितनी है, क्यों ना हम पहले हमारे एक फाइटर से लड़ा कर देखते हैं। प्रिंस भी मना करता है और इवल और फीफी चार्मिंग का साथ देते हैं। तो फिर बादशाह ये कॉम्पिटिशन करवाता है क्यू और चार्मिंग के बीच में, पर क्यू को पहले चार्मिंग के स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ना होगा। और फिर वो स्ट्रॉन्ग फाइटर आता है जिसके बहुत ही डोले शोले होते हैं और वो क्यू पर अटैक करने ही जाता है, पर क्यू उसे एक ही बार में उस फाइटर को गिरा देती है। बादशाह ये देखकर बहुत ही खुश होता है। तो चार्मिंग उसे हमारे बीच में तीरबाजी का कंपटीशन होगा और 3 तीर तुम्हारे पास होंगे और 3 मेरे पास, और हमें एक दूसरे पर अटैक करना है। यहाँ पर फीफी दखल अंदाजी करता है और बादशाह से कहता है तो प्रिंसेस चार्मिंग हर्ट ना हो जाए एक मुलाजिम के हाथ, तो हमें क्यू को नोकीले तीर नहीं देने चाहिए। तो फिर ऐसा ही दिखाया जाता है क्यू के पास नोकीले तीर नहीं होते, पर चार्मिंग के पास नोकीले तीर होते हैं और इन दोनों के बीच में तीरबाजी का राउंड शुरू होता है। और जैसे ही चार्मिंग तीर फेंकती है क्यू उस तीर को पकड़ लेती है और क्यू फिर उस चार्मिंग का तीर यूज करके उसी की तरफ फेंकती है और क्यू चार्मिंग का तीर कमांडर का वायर तोड़ देती है, तीरबाजी नहीं कर पाती। बादशाह क्यू का ये परफॉर्म देखकर बहुत ही खुश होते हैं और फिर उससे नाम पूछते हैं। क्यू अपना नाम बताती है चाओ काओ। बादशाह बोलता है मैंने अपनी जिंदगी में इतनी अच्छी तीरबाजी नहीं देखी है और वो भी एक लड़की को करते हुए। तो प्रिंस बोलता है तो आपको इसे इनाम देना चाहिए। तो बादशाह क्यू को 500 किलो का गोल्ड देता है और चार्मिंग को भी। तो फीफी बोलता है ये मुलाजिम ग्रीन हिल की है और इसे आजाद नहीं किया गया था और ये किसी और मास्टर के साथ है, तो वी स्टेट के हिसाब से इसे मार देना चाहिए। तो युवान आकर बोलता है ये मेरी मुलाजिम थी, मैंने इसे 3 साल पहले आजाद कर दिया था, पर जाते हुए मैंने इसे फ्रीडम स्टेट पेपर नहीं दिए थे, मैं भूल गया था पेपर देने को, पर ये मुलाजिम आजाद है। तो क्यू बोलती है युवान सही कह रहे हैं। बादशाह बोलता है क्यू को ग्रीन हिल जाकर फ्रीडम स्टेट पेपर ले लेना। क्यू आती है अपने रूम में और यानसन से बोलती है। तो क्यू बोलती है हमारा ट्रैप रेडी है। यानसन बोलता है क्यू को
फीफी और ईवल और चार्मिंग तीनों ही तुमको मारना चाहते हैं हंट के दरमियान, तो तुम अपना ख्याल रखना। काफी लोगों ने हिस्सा लिया होता है। जैसे ही हंट स्टार्ट होता है और दरवाजा ओपन होता है, यानसुन बाहर निकलता है और यानसुन का पीछा ये दोनों करते हैं, ईवल और फीफी। फीफी आगे होता है और ईवल पीछे। जोंगिल दरख्त गिराकर ईवल को रोक देती है और फीफी आगे चला जाता है अपने 3 साथियों के साथ और फीफी यानसुन का पीछा करता है। क्यों गार्ड को मार डालती है तीर से और फीफी आगे निकलता है और फिर यानसुन एक जगह पे रुक जाता है और फीफी कहता है अपने गार्ड को इसे मार डालो, पर फीफी के कोई भी गार्ड जिंदा नहीं होता। तो फिर वो खुद तलवार लेकर उसे मारने आता है, तो क्यों पीछे से उसे तीर मारती है जिससे फीफी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होता है और फीफी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुम्हारी बहन जैसा है जिसे मैंने बहुत बुरी रहमी से तुम्हारी पैटेड बहन को मार डाला था। तो यानसुन ये बात सुनकर उसके तीर पर पाँव रखता है जिससे वो मचलता है और फिर यानसुन उसे मार डालता है और क्यू को जाने का कहता है और फिर जाते हुए यानसुन अपना जेट इसके पास गिरा कर जाता है। सभी लोग आ जाते हैं टाइम पर फीफी नहीं आता। युआन को गार्ड बताता है सभी लोग आ गए हैं पर फीफी नहीं आया। फिर सिपाही फीफी को ढूंढने जाते हैं जंगल में। सिपाही को फीफी की लाश मिलती है। युआन बादशाह को सब बताता है। युआन बादशाह को बोलता है ये सारी जिम्मेदारी मेरी थी और गलती मेरी है, तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। तो बादशाह बोलते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो बादशाह से पूछते हैं ये जेट तुम्हारा है, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तो यानसुन कहता है मेरा जेट कल से गुम हो गया था और मैं खुद भी परेशान था कि मेरा जेट कहाँ गया और मुझे ईवल पर शक है। इसने मुझसे लड़ाई की थी कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा और ये बात काफी लोगों ने सुनी थी। तो प्रिंस कहता है हाँ मैंने ये बात सुनी थी, फीफी तो मेरा दोस्त था, मैं फीफी को क्यों मारूंगा, ये सारी साजिश यानसुन की है। तो बादशाह को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो बादशाह युआन से पूछता है। तो युआन कहता है फीफी के साथ 3 और सिपाही गए थे जो अभी भी मिले नहीं हैं। उन सिपाही को ढूंढने के बाद तभी हम कुछ कह सकते हैं। तो बादशाह ये जिम्मेदारी शिएंग को देता है कि वो इस कातिल को ढूंढे। तीनों सिपाही की डेड बॉडी मिल जाती है और युआन कहता है इन चारों को जो तीर लगे हुए हैं और वो तीर ईवल के हैं। तो शियांग ईवल के पास जाता है और वो तीर दिखाता है और पूछता है ये यूनिक तीर तुम्हारा है? तो ईवल कहता है हाँ, पर ये तीर डुप्लीकेट है, मेरा नहीं है। तो फिर शियांग कहता है हमें तुम्हारे टैंक की तलाशी लेनी है और शियांग तलाशी लेता है। वहाँ से शियांग को यामी का बॉर्डर मैप मिलता है। बादशाह वो तीर देखते हैं, ये तीर तुम्हारा है, और ईवल की तरफ फेंकते हैं। और फिर ईवल कहता है यानसुन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और फिर यानसुन कहता है मैं इसे फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि इसने मुझे फंसाने की कोशिश की है। इसके पास से यानबी का बॉर्डर मैप मिला है, ये काफी लॉन्ग टाइम से प्लान बना रहा है यानबी को हासिल करने की। और जब मैं ओरियल कोर्टयार्ड में था इसने मुझे बहुत बार मारने की कोशिश की है, और जब मैं हंट इवन की दावत में था तो इसने मुझे झगड़ा करके मेरी कमर से मौके का फायदा उठाकर जेट चुरा लिया और फीफी के पास रख दिया कि सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया जाए और जिससे इसका रास्ता साफ हो जाए। अगर यानबी का लीडर नहीं होगा तो वी फैमिली आसानी से यानबी को अपने अंडर ले लेगी। और फिर फीफी का फादर बोलता है बादशाह आप ईवल को मौत की सजा दी जाए। ईवल का फादर बोलता है मेरी पूरी फैमिली आपके लिए रॉयल है, मेरे बेटे को माफ कर दे। तो बादशाह बोलता है तुम रॉयल होना मेरे लिए तो अपने बेटे को मार डालो, वरना मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को सजा दूंगा। तो ईवल का फादर वही तीर उठाकर अपने बेटे को मार डालता है और ईवल के पास आकर बोलता है मैं तुम्हारा इंतकाम उन लोगों से लूंगा, और ईवल वहीं पर मर जाता है। बादशाह यानसुन को छोड़ देते हैं और यानसुन जाते हुए सारा प्लान सोच रहा होता है कि कैसे इन दोनों को फंसाया गया। और यानसुन के चेहरे पर अपने पहले जीत की एक स्माइल होती है और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो ओके बाय बाय।